बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 25 मार्च और पाकिस्तान में मंगल की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर, हार्डन द स्टेट। जी हाँ, कमेटी बन गई है ना हैरानी की बात। कुछ चीज़ें हमने फिल्मों में देखी थी, लतीफ़ों में सुनी थी। लगता नहीं था कि कभी ज़िंदगी में असल में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो इतनी बड़ी गूफियाँ मार सकते हैं। लेकिन हमने प्रॉमिस किया हुआ है, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। ये तो सुना था आपने। हमने गुलशन को मजाक बनाने की कसम उठा रखी है। मतलब हर वो मज़े का खेज़ हरकत करते हैं जिससे ये पता चलता है कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से ये कोशिश नहीं करते। वो खान साहब ने तो महज नून लीग के लिए कहा था, लेकिन ये पता नहीं कहाँ कहाँ इसमें मोहसिन नकवी साहब भी फिट हो गए। पता नहीं किस किस ने फिट होना है इसमें। बहरहाल आपको बैकग्राउंड एक बता दें और उसके बाद नोटिफिकेशन ये आपको जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, मेरी आंखों को तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ये हो चुका है, लेकिन ये हो चुका है। लेकिन आपको पहले बैकग्राउंड इसका बता दें कि जब हाल ही में आपको पता है जाफ़र एक्सप्रेस का जो एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था और उसमें 440 पैसेंजर्स और पूरी ट्रेन को यरगमाल बनाया गया था, उसके बाद कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ था जिसमें आर्मी चीफ ने ब्रीफिंग की बजाय खिताब किया था। याद कीजिए, 80 मिनट का खिताब था। उस खिताब में उन्होंने कहा था कि अब हमने हार्ड स्टेट बनना है, सॉफ्ट स्टेट नहीं रहना, अब हमने हार्ड स्टेट बनना है। अच्छा, उन्होंने ये बात कही। चलें, उनके हिसाब से, उनके डिपार्टमेंट के हिसाब से, डिफेंस के हिसाब से, आजकल तो खैर वो पूरी गवर्नमेंट ही उनकी है, तो उस हिसाब से पॉलिसी स्टेटमेंट समझ लेते हैं। तो हमारी समझ में क्या आई, जो हमने मोहम्मद हनीफ साहब का भी एक कालम देखा, दूसरे लोगों का भी, कि अब और ज़्यादा पकड़ पकड़ाई होगी, सख्ती होगी, सज़ाएँ होंगी, फांसियाँ होंगी, ये सारे काम होंगे। लेकिन कोई वाकई बहुत ही ज़्यादा जीनियस था, उसने कहा ले जी, ये तो सब कुछ करना पड़ेगा, इसके लिए तो बड़ा लंबा काम होगा। मतलब देखें ना, ट्रेन सर्विस अभी तक बंद है, आज 14वां-15वां दिन हो गया। जब स्टेट ने सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट बनना है, तो स्टेट तो फिर फैसला करेगी कि अगले 24 घंटे के अंदर अब ट्रेन खुलेगी। ये कैसे हो सकता है कि हम एक इतनी बड़ी नेशन है, 5वीं बड़ी नेशन है दुनिया के अंदर, हम 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, और ऐसे ही मेरा ख्याल 5वीं बड़ी ही हमारी फ़ौज है, फिर हम वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री हैं, तो हमारी ट्रेन 15 दिन ना खुले ये तो नहीं हो सकता। और मुट्ठी भर दहशतगर्द, वो भी जो हमने मार दिए, कत्ल कर दिए, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि हमारी ट्रेन ना। हाँ ठीक है, हम उसके हिफाजती इंतजाम अलग से कर सकते हैं, उसके आगे एक ट्रेन चला सकते हैं, पहाड़ों पे लोगों को खड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम ट्रेन इतने दिन ना चलाएं। ये था कंक्रीट स्टेप लेंगे ना हम हार्डन स्टेट के। आज के बाद जिसने ये जुर्म किया उसको हम ये सज़ा देंगे, या इतनी जल्दी सज़ा देंगे, या पकड़ लेंगे। तो हम हार्डन स्टेट से ये समझे थे। एक जीनियस ने कहा इसके लिए इतनी एफर्ट करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे बॉर्डर्स पर से स्मगलिंग रोकनी पड़ेगी। पता पिछले दिनों लगा कि 1 साल के अंदर 2.5 से 3 अरब लीटर, जी हाँ, 2.5 से 3 अरब लीटर जो है वो जो पेट्रोल है वो और डीजल है वो स्मगल हो जाता है पाकिस्तान के अंदर। अब हार्ड स्टेट को तो ये सब कुछ रोकना पड़ेगा। इसके लिए जाहिर है कई जेबों में पैसे जाना बंद होंगे, कईयों को करप्शन ख़त्म करनी पड़ेगी, फिर जान भी मारनी पड़ेगी, फिर एफर्ट भी करनी पड़ेगी। तो वो कौन करे और चिड़ी बेचारी की करे? मतलब क्या क्या कुछ करें हम इस काम के लिए? तो उन्होंने, मोहसिन नकवी साहब ने आसान ही काम कर दिया। उन्होंने कहा लॉजिक कमेटी बनाते हैं, नाम रख देते हैं कि अब स्टेट सॉफ्ट से हार्ड हो गई है, और इजलास करते हैं तो स्टेट हार्ड हो गई। तो माशाल्लाह ये जो कमेटी है इसका नाम है हार्डन द स्टेट कमेटी। वो कौन लोग हो तुसी? मतलब कमेटियों के नाम भी ऐसे रखते हैं। मतलब आप कमेटी का नाम रखिए, ये तो ऐसे ही है कि जैसे गांव के अंदर एजाज उर्फ जज होता है बंदा, ठीक है ना, तो वो उसको सारे गांव वाले जज कहते हैं। अच्छा, कई उन्होंने जो कमले जेड़े ने थोड़े बेचारे सीधे होते हैं, उस वाकई कई दफ़ा अपने आप को जज समझना शुरू हो जाते हैं। वो गाँव वाले तो प्यार से जज कह रहे होते हैं, अब वो बैठ के फैसले तो नहीं सुना सकता बेचारा। तो इन्होंने भी यही कहा है कि चलें, जज बन नहीं सकते तो एजाज उर्फ जज हम अपना नाम रख लेते हैं। तो या ऐसे ही है ना कि जैसे आप जो घर का सबसे जो बेचारा ऐसा बच्चा हो जो डर जाता हो या सॉफ्ट हो, उसका नाम चंगेज़ खान रख दें तो उसने चंगेज़ खान तो नहीं बन जाना। तो इन्होंने ये कमेटी बनाई है जी, मीटिंग ऑफ हार्डन द स्टेट कमेटी, माशाल्लाह से। और इसके अंदर इन्होंने सारे होम मिनिस्टर रखे हैं,
सारे चारों सूबों के, और आज़ाद कश्मीर के ज़ाहिर है होम मिनिस्टर, गिलगित बल्तिस्तान के होम मिनिस्टर, फिर इन्होंने सेक्रेटरी पेट्रोलियम को भी रखा है, माल पानी है ज़ाहिर है मिनिस्ट्री में, और फिर स्मगलिंग भी होती है, देखते हैं हार्डन अप कैसे होती। मेरा आपसे वादा है कि ये बनने से स्मगलिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि एक और कमेटी आ गई, अब उसको भी हिस्सा चाहिए होगा बीच में से। अच्छा, उसके बाद चेयरमैन FBR, टैक्स का भी मामला है सारा, FIA, ISI का नुमाइंदा, मिलिट्री इंटेलिजेंस का, मिलिट्री ऑपरेशंस का नुमाइंदा। अच्छा जी, उसके बाद IBD, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो IB है उसका नुमाइंदा, फिर एडिशनल IG CTD पंजाब सिंध, एडिशनल IG जो काउंटर टेररिज्म है वो। अच्छा, इन सब को मिला के मोहसिन नकवी साहब के दफ्तर ने मीटिंग की है, और चले ये मीटिंग इन सब की कमेटी बनाना को मसला नहीं है, लेकिन हार्डन द स्टेट कमेटी, ये नाम रखने से स्टेट ने हार्डन होना है? आर्मी चीफ ने 2 साल पहले वादा किया था कि हम स्मगलिंग कम करेंगे, और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा कामरान खान साहब ने बताया, और कराची के बिजनेसमैनों से जाकर वादा किया, और उसकी बाकायदा तशहीर हुई। उसके बाद पता चला चंद महीनों के बाद कि जो स्मगलिंग है वो और बढ़ गई है। बिजनेस रिकॉर्डर ने खबर दी थी कि स्मगलिंग और बढ़ गई है। फिर आर्मी चीफ गए कराची, फिर उन्होंने वादा किया, फिर पता चला और बढ़ गई है। तो स्टेट तो जो है वो हार्डन सिर्फ PTI के ऊपर है, और वो तो आप पहले से ही हैं। आप कहीं ये कमेटी पूरी भी जो है वो PTI के ऊपर ही न बरस जाए। मुझे लग रहा है कि ये हार्डन द स्टेट वाला जो काम है, ये भी कोई नया काम PTI की तरफ ही रुख करना है, वरना वहाँ के लिए तो हार्डन द स्टेट की ज़रूरत नहीं है। बलूचिस्तान के लिए वहाँ पर तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि वो एक SHO की मार है। अब हमारी समझ से बाहर है कि SHO साहब अभी तक कहाँ हैं, क्योंकि ट्रेन नहीं हमारी चल रही। 14-15 दिन से हम अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि चलें हमारी ट्रेन जो है वो चल जाए। अच्छा, इससे पहले कि अगली खबर की तरफ चलें, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वालदा माजदा का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, ख़ानदान को सब्र अता करे। अच्छा जी, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है हमारे पास, और वो खबर है सरदार जस्टिस एजाज इसहाक साहब की अदालत से, जहाँ पर आज जो तौहीने मज़हब गैंग का केस था। ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, किस दिन आपको डिटेल इसके बारे में बताएंगे, लेकिन क्विकली इतना बता दें कि एक गैंग बना हुआ है जिसके अंदर वकला है, कुछ मजहबी लोग हैं या जिन्होंने लबादा उड़ा हुआ है मजहबी लोग होने का, मीन उलमा बने हुए हैं, दूसरे मजहबी ठेकेदार बने हुए हैं, और कुछ और इसके अंदर ख़वातीन हैं, और वो सारे मिलके नौजवानों को फांसते हैं, नौजवानों का नंबर भेजते हैं, पहले लुक्रेटिव किस्म की ऑफ़र्स देते हैं, ख़वातीन की कुछ ऐसी तस्वीर भेजती हैं ख़वातीन, फिर उन्हें लूर कर लेती हैं, अट्रैक्ट कर लेती हैं, नौजवान उनसे बातें करना शुरू कर देते हैं, फिर वो ख़वातीन जो हैं वो उनके साथ ऐसे मैसेजेस एक्सचेंज करती हैं, बैक एंड फोर्थ ऐसी बातें करती हैं, और उनसे कोई ऐसा जुमला निकलवा लेती हैं जो बाद में तौहीने मज़हब के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और फिर वो खातून जो हैं वो उनके स्क्रीनशॉट ले लेती हैं, और अचानक से एक साहब जो है, अगर तो पैसे वाली पार्टी हो तो पैसा लेके छोड़ देते हैं, अगर पैसे वाली पार्टी सीधी तरह से ना हो तो उनके ऊपर केस बना दिया जाता है, और तौहीने मज़हब का, और वकला भी अपने हैं, मौलवी साहबान भी बीच में अपने हैं, और इस तरह कई ज़िंदगियां जो हैं वो ख़राब कर दी गई हैं। इसके ऊपर केस जो है वो जस्टिस एजाज इसहाक साहब के पास पहुंचा है। स्टोरी ब्रेक की थी ये फैक्ट फोकस ने, और भी जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इस पर काम किया, लेकिन फैक्ट फोकस ने इसके ऊपर अहमद नौरानी साहब की जो है उन्होंने बड़ी डिटेल्ड स्टोरी दी थी कि कैसे पूरे पाकिस्तान के अंदर ये एक बहुत बड़ा माफिया बन गया है, कि ये जानबूझ के लोगों को तौहीने मज़हब के अंदर ट्रैप करके फिर वो साल जेलों के अंदर, वो तो बेचारे सड़ते हैं, बाहर उनके ख़ानदानों के लिए भी चेहरा दिखाने की जगह नहीं छोड़ते सोसाइटी के अंदर। वो लोग उनको भी सारों को स्टीरियोटाइप उनके साथ बिहेवियर करते हैं, ये इन्होंने तौहीने मज़हब की हुई है, उनके माँ बाप के लिए ज़मीन तंग हो जाती है। तो ये एक बड़ी गंभीर सूरत हाल है। इसका केस चल रहा है जिसमें वकील साहब ने, असल में तो जो अदालत है वो इस पर कमीशन बनाना चाहती है ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि जो तौहीने मज़हब गैंग की साइड है वो कहते हैं कोई गैंग नहीं है, हम तो मज़हब की हिफाजत के लिए ये सब कर रहे हैं, और हम कोई ये ख़वातीन हमारे साथ नहीं है, ये हम कोई ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं कर रहे। लेकिन एविडेंस फैक्ट फोकस क्लेम कर रही है कि ये बिल्कुल एक गैंग के तौर पर काम कर रहे हैं। तो वकील जो थे
वो नहीं चाहते थे कि ये बने, कमीशन बने। तो उन्होंने उसके लिए जस्टिस एजाज इसाक साहब को कहा कि ये आउटलेट तो बैन है, तो इसको तो पैमरा ने बैन किया हुआ है, ये फ़ौज मुखालिफ चीज़ें पब्लिश करता है, रियासत मुखालिफ चीज़ें पब्लिश करता है, तो फैक्ट फोकस को तो पाकिस्तान में बैन किया हुआ है। उन्होंने कहा कहाँ बैन किया? उन्होंने कहा ये है जी पैमरा का नोटिस। जब पढ़ा तो जज साहब ने कहा कि वैसे ये जो लैंग्वेज है, ये जो सच बोल रहा हो ना मुल्क के अंदर, उसको बंद करने के लिए ना ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, तो ऐसा तो नहीं कहीं कि ये सच बोल रहे हैं। खैर ये बात तो हो गई। उसके साथ वकील साहब ने जान छुड़वाने के लिए कहा कि सर आजकल फैशन है, फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करो और करोड़ों रुपए कमाओ। तो उस पर जस्टिस एजाज इसाक ने बरजस्ता जवाब दिया कि ऐसी नौबत ही क्यों आई है कि लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करें और लोग सुने। अच्छा, यहाँ फ़ौज का मतलब है ऊपर बैठे चंद लोग। वकील साहब ने तो फ़ौज का नाम इस्तेमाल करने की कोशिश की ना, लेकिन जज साहब का ये जो जवाब है या हमारा है, वो ज़ाहिर है सबको पता है कि इट इज़ नॉट अबाउट मिलिट्री। फ़ौज तो हमारा अपना इदारा है, जितना किसी का फ़ौज पर हक़ है उतना हर पाकिस्तानी का हक़ है। तो ऊपर बैठे जो चंद लोग हैं उनके बारे में बात हो रही है कि उन पर तनकीद करो तो करोड़ों रुपए कमाओ। तो उन्होंने कहा ऐसी नौबत ही क्यों पहुंचाई, ऐसे काम ही क्यों किए हैं। तो खैर बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन वहाँ डेवलप हुई। तो ये केस जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको हम फॉलो अप करेंगे क्योंकि बहुत सारे मासूमों की ज़िंदगी जो है इसमें तबाह की जा रही है। लेकिन आज जो वहाँ पर डिस्कशन हुई है फैक्ट फोकस के ऊपर और फ़ौज के ऊपर बात करने की, वकील साहब ने फिर ये भी कहा कि जिन मुल्कों की फ़ौज कमज़ोर हो जाती है उन्हें तोड़ना आसान होता है क्योंकि उनका दिफा फिर जो है वो मुश्किल हो जाता है उन मुल्कों का। जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं, जिन मुल्कों में अवाम और फ़ौज का रिश्ता कमज़ोर हो जाता है उनका दिफा कमज़ोर हो जाता है, तो करेक्ट बात कीजिए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग अब ये डिस्कशन हर जगह पर शुरू हो गई है। देखते हैं आगे मामलात किस तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही है और बहुत ही वो इम्पॉर्टेंट खबर है, और वो है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के केसेस के बारे में। आज इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के केसेस थे, और केसेस थे उनकी ज़मानतों के, मुतअद्दिद केसेस थे। जस्टिस सरफराज डोगर ने वो केसेस सुनने थे। वकील जो थे सलमान सफदर, वो दूसरी अदालती ज़िम्मेदारियों की वजह से थोड़ा लेट पहुँचे, और पाकिस्तान के अंदर अदालतों के अंदर ये सारा दिन होता है क्योंकि वकला ने कई केसेस अटेंड करने होते हैं, कई चीज़ें करनी होती हैं, और अदालतें सारा दिन इस चीज़ को एंटरटेन करती हैं क्योंकि अदालतों को भी पता होता है। तो जो सलमान सफदर साहब थे वो शायद थोड़ी देर के लिए लेट थे, और जो सरफराज डोगर साहब थे उन्हें और क्या चाहिए था, उन्होंने ये नहीं कहा घंटे के बाद सुन लेते हैं केस, 2 घंटे के बाद, हालांकि उनके पास और कोई केस भी नहीं था और वो वेले थे आज। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा इसको ईद के बाद सुनते हैं, अल्लाह उन्हें मौका दे। उनको तो अलीमा खानम साहबा ने कहा है, उनको लग रहा है लाया इस काम के लिए गया था, लेकिन बहरहाल उन्होंने आज मौके को गनीमत जाना और वो फ़ौरन अदालत से निकले। हालांकि वकला उन्हें रोकते रह गए कि सर वकील साहब पहुंच रहे हैं, आप थोड़ा सा वक्फा कर दीजिए। और अच्छा, आप जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनको ये मायूब बात लग रही होगी कि अदालत आ गई है, वकील साहब नहीं आए, वक्फा कर दीजिए। नहीं, ये सारा दिन पाकिस्तान की अदालतों में होता है, ये बहुत अमूमी काम है, ये कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, ये अमूमी काम है। लेकिन बहरहाल ये बड़ा इंटरेस्टिंग आज देखने को मिला कि उन्होंने कहा कि मौका है, बस निकल लें। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये भी हुआ है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के जितने भी केसेस थे वो तमाम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पुराने जजेस थे उनसे निकाल कर अब जो नए जजेस 3-4 लाए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जो ख़ास पॉकेट किए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के केसेस को देखने के लिए, उनके सामने लगा दिए गए हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, इंसाफ अब ले लें, क्योंकि अगलों ने अपने जज ही अपने लगाए हैं और उन्होंने कहा कि चलें उसके सामने हम जो है वो अब केसेस लगा देते हैं। लेकिन एक प्लान इनका है, एक मेरे रब का है, उसकी तरफ देखते हैं कि आगे मामला जो हैं वो किस तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं, और अगली खबर जो है वो कराची से और बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान में आज पहिया जाम हड़ताल रही है, और पूरे बलूचिस्तान में ही तकरीबन अख्तर मैंगल साहब ने ख़वातीन की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज की कॉल दी थी, और उन्होंने इसके साथ साथ कहा कि मैं ख़ुद एक लॉन्ग मार्च की क़यादत करूँगा और वो लॉन्ग मार्च कोयटा तक लेके आऊँगा।
और उसमें सब शामिल हों। तो जहाँ पर पहले हड़ताल नहीं भी थी, आज बलूचिस्तान के उन इलाकों में भी हड़ताल हुई, तूलो अर्ज़ में हड़ताल हुई मारंग बलोच और दूसरी बलोच ख़वातीन की अरेस्ट के लिए। अच्छा, एक तो ये पॉइंट नोट कर लें कि बलूचिस्तान में जहाँ पहले हड़ताल नहीं थी वहाँ भी आज हड़ताल हुई, तो लार्जर इम्पैक्ट जो है वो अचीव हुआ। तो अब आपने जेहन में रखना है कि ये जो मारंग बलोच साहबा बाहर थी कल परसों तक, तो उन्होंने बाहर रह के क्या ऐसा किया था, या वो क्या बलूचिस्तान पूरा बंद कर दिया था जो अंदर उनको डाल के हमने पूरा बलूचिस्तान खुद बंद करवाया है आज। वन, ये पॉइंट नोट कीजिएगा। दूसरा पॉइंट आपने नोट करना है आज सिंध में, जी हाँ, वही बिलावल जरदारी जो मरियम नवाज़ की गिरफ्तारी जब सिंध से हुई थी और करवाई भी जनरल बाजवा ने थी, उन्होंने तब कौमी असम्बली में एक तकरीर की थी कि तुम बगैरत हो, ख़वातीन को गिरफ्तार करते हो, अगर हिम्मत है तो मर्दों से लड़ो। आज बिलावल भुट्टो मर्द साहब जो हैं, उनकी जो पुलिस है सिंध की, उसने समी बलोच साहबा जो खातून हैं उन्हें हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया। अमूमी तौर पर ख़वातीन को हथकड़ी नहीं लगाई जाती, पाकिस्तान के अंदर एहतराम किया जाता है, लेकिन ये किया गया। अच्छा, ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, ये भी आपको बताते हैं। उसके बाद समी बलोच साहबा ने मीडिया से बातचीत भी की। मैं चाहूँगा टीम जो है वो उसे स्क्रीन पर दिखा दें। उन्होंने मीडिया पर बातचीत की। अब मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि समी बलोच साहबा, जाहिर है इनके वालिद साहब जो हैं वो, उनको, ये तो बेचारी स्कूल में पढ़ती थी, जब उठा लिया मिसिंग पर्सन कर दिया, ये भी बेचारी मज़लूम है, इनका भी साथ देना चाहिए, इनके साथ भी जुल्म हो रहा है, लेकिन मेरे ख़्याल में चौधरी इनको इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है। अब आप पूछेंगे तो कैसे? जब ISI और फ़ौज के कोई इदारे आपको पकड़ते हैं या पीछे होते हैं आपकी गिरफ्तारी के, तो आप जब अदालत लाए जाते हैं तो बहुत मुख्तलिफ अंदाज में लाए जाते हैं। आपके सामने कैमरे नहीं आ सकते, ना वकला आ सकते हैं, ना कैमरे आ सकते हैं। आप अचानक जज के सामने आ जाते हैं, हाँ वहाँ पर लोग और होते हैं, लेकिन आपके आसपास कोई नहीं आ सकता। अब जब समी बलोच साहबा को लाया गया तो एक बेचारी माठी सी पुलिस की वैन थी, उसमें से पीछे से उतारा गया। कपड़े उन्होंने आज उजले पहने हुए थे। क्या नहीं मिलने चाहिए थे? बिल्कुल मिलने चाहिए थे। उनका बुनियादी, पहले तो उस बेचारी को गिरफ्तार ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन कम से कम उन्हें कपड़े दिए गए। ये मैं दूसरी बात आपको बता रहा हूँ कि हथकड़ी लगाई गई है जो जुल्म की एक्सट्रीम है, ख़वातीन को नहीं लगाई जाती, लेकिन उनके कपड़े उजले हैं। कल उनके कपड़े और थे जब गिरफ्तार किया गया, आज उनके पास कपड़े पहुंच गए रातों रात, वो कपड़े चेंज करके अदालत आई हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इसमें ये मासूम है, इनके साथ जुल्म हो रहा है, इनके वालिद के साथ जुल्म हुआ, इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो हथकड़ियाँ लगाई जा रही, सब कुछ किया जा रहा है, ये एक माहौल बनाया जा रहा है जो इनको, मारंग को और इनको इस्तेमाल कर रही है रियासत। तो अब उन्हें एक माठी सी गाड़ी में लाया जा रहा है। अब हथकड़ियाँ और वो गाड़ी और उजले कपड़े, ये सब कुछ साथ नहीं जा रहा, ठीक है? तो उनको हथकड़ी लगाने की क्या ज़रूरत थी? अगर आप वाकई इतने सीरियस नहीं थे सख्ती करने पर, तो फिर आप हथकड़ी क्यों लगा रहे हैं उनको? अच्छा चलें, आप कह रहे होंगे कि ऐसे ही लगा दी होगी या सख्ती करने के लिए लगा दी होगी, तो फिर आप उन्हें मीडिया टॉक भी करने दे रहे हैं। उसके बाद अदालत जो है वो उनको बरी करती है एक केस में, तो अब जी उन्हें 3 MPO में पकड़ना है, तो फिर उनको उनके वकला के साथ खड़े होकर मीडिया टॉक भी करने दे रहे हैं। वहाँ पे बड़े पुरसकून अंदाज से वो मीडिया टॉक कर रही। ये ज़रा एक झलक ज़रा सुन लीजिए वो क्या बात उन्होंने। इसके बावजूद भी हमने हमेशा से कानून और आइन का एहतराम किया है। हम इस वक्त भी यहाँ पे खड़े हैं, हमारे साथ पूरी वकला बरादरी मौजूद है और ये सच और हक की जंग है। ये आपने सुन ली। अब मैं दोबारा थर्ड टाइम, मुझे पता आपको गुस्सा आता है जब मैं चीज़ें रिपीट करता हूँ, आपका टाइम ज़ाया होता है, लेकिन ये ज़रूरी होती हैं क्योंकि फिर अपनी मर्ज़ी का मतलब वो लोग निकालते हैं जिन्होंने बात को एक्सप्लाइट करना होता है कि ये मासूम है, ये निहत्ती हैं, इनका हमें साथ देना है, इनके साथ जुल्म हुआ है। इनको बुरा नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये इनके साथ मिलकर ये सब कुछ कर रही हैं। इनको तो पकड़ा हुआ है, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ पूरा बलूचिस्तान बंद करवाया गया है, दूसरी तरफ, और वो भी बेचारी एक खातून है जिनको नहीं पकड़ना चाहिए था, उनको भी पकड़ा है। दूसरी तरफ इनको हथकड़ियाँ लगा के, हथकड़ियों वाला काम उसमें एक्स्ट्रा टशन डाला है। बाकी कोई काम जो है वो उसमें जज साहब ने भी रिहा कर दिया। जज साहब की क्या जरूरत है, अगर पीछे खड़े हों तो रिहाई दे दें। उधर मारंग को तो नहीं जज साहब रिहा कर सके, तो इधर जज साहब ने रिहा कर दिया है, क्योंकि यही करना था। 3 MPO में पकड़ के उनको जो है वो अब अंदर दे देंगे, लेकिन उनको मीडिया पे बात करने दे रहे हैं, साथ हथकड़ी लगाई हुई है। तो ये एक पूरा माहौल खड़ा किया जा रहा है।
एक पूरा अटेंशन डाइवर्ट की जा रही है और दूसरी तरफ कमेटीज़ का नाम रखा जा रहा है हार्डन द स्टेट। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मामला जो हैं वो जो हमारे करने वाले हैं वो किस तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आपके सामने रखनी है और वो खबर ये है कि अरशद शरीफ जर्नलिज्म सेंटर का ऐलान किया था अली अमीन गंडापुर साहब ने, और ये आपको पता है कि इमरान खान साहब ने ऐलान कर रखा है अरशद शरीफ साहब की शहादत पर। उस पर आज कंपनी बहादुर ने एक अजीब ही प्रोपेगेंडा करवाया है। KPK के कुछ सहाफ़ियों से ये बयान दिलवाए कि जी ये अरशद शरीफ साहब तो पख्तून नहीं है, KPK नहीं है, KP से नहीं है, ये जो सेंटर है ये किसी KPK के अंदर जो शहीद हुए हैं जर्नलिस्ट उनके नाम पर रखा जाए और हम नहीं रखने देंगे अरशद शरीफ के नाम पर। और एक तो कोई गलीज़ आदमी है जिसने, ये आपको स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ, जिसने कहा कि अरशद शरीफ के नाम पर हमें बाथरूम बना कर दें, हमें बाथरूम चाहिए। मतलब ये ज़रा चेक कीजिए कि कौन कोई घटिया आदमी है। शहीद तो सभी के होते हैं, शहीदों का कोई सरहद होती है, कोई लसानियत होती है उसमें, और पख्तून तो इस तरीके से सोचते नहीं हैं। और पख्तून क्या, कोई भी बहादुर आदमी वो हर मजलूम शख्स के साथ होता है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इस हद तक गिर गए हैं। मतलब अब कंपनी बहादुर जो है उसको लग रहा है कि मामलात इतने हमारे हाथ से निकल गए हैं कि अब इस तरह का घटिया प्रोपेगेंडा करें। और करवाया भी ये आज़ाद चैनल से है, मेरा ख्याल बाबर बिन अता है गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ इसके पीछे। तो बाबर आपको इस तरह की घटिया हरकत में, वो ठीक है आप इस वक्त कंपनी बहादुर के साथ मिलके काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप कुछ भी करते जाएं तो वो ठीक है, लेकिन इस हद तक आप अरशद शरीफ के बारे में ये गलाजत छाप रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं कि बाथरूम उनके नाम पर बनाने चाहिए। और क्या मतलब, कुछ तो यार ख्याल करें, कुछ तो आपको एहसास होना चाहिए। ठीक है आप इसी तरह से चीज़ें करते होंगे, आपको इसी तरह से चीज़ें करने की आदत होगी या दिल होगा, लेकिन ये कुछ ज़्यादा आप दूर नहीं जा रहे। इतना दूर जाते हैं कि कल को वापसी का मेरा मतलब ये है कि लोगों से आंखें मिलाने की गुंजाइश बाकी रह जाए। ये जो दोस्त आपसे ये सब कुछ करवा रहे हैं आपके, इन्होंने यहाँ नहीं होना। और ये कोई धमकी नहीं है, ये कोई आपको अनहोनी बात नहीं कह रहा है, ये एक नेचुरल है, ये एक ट्रांजिशन होती है। इन दोस्तों ने कहीं और काम कर रहे होना है, या रिटायर होना है, या कुछ और होना है, और उस टाइम आपने अपने साथी जर्नलिस्टों को फेस करना है। इतना गंद मत डालिए कि कल आपसे उठाया ना जाए। तो मैं यही, इसे वार्निंग कहें, इसे गुजारिश कहें, इसे रिक्वेस्ट कहें कि आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करें, लेकिन इस हद तक घटिया लेवल तक ना जाएं कि आप ये कहें कि बाथरूम बना दें अरशद शरीफ के नाम पर। यार आपको खुद कराहत आनी चाहिए इस तरह की, ये अगर ये जर्नलिज्म है इस तरह के बयान चलाना। और आपके पास ये होगा, ये हमने तो नहीं कहा जी, किसी ने कहा है हमने चला दिया। कोई तो बहुत कुछ कह देगा आपके बारे में और वो यहाँ मैं चला दूँ तो वो क्या वो अच्छा लगता है? लोग तो हर बंदे के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, आपके बारे में भी बहुत कुछ कहते हैं। तो थोड़ी सी शर्म कीजिए, गैरत कीजिए। अरशद शरीफ कम अज़ कम एक ऐसा शहीद है, एक ऐसा जर्नलिस्ट है जिसका अक्रॉस द आयल जिसकी रिस्पेक्ट है, ऑनर है। आपको ख्याल करना चाहिए था, आपको इस तरीके से उनके बारे में इतनी बेहतियाती नहीं करनी चाहिए थी। ख़बरें और भी हैं लेकिन वक्त ख़त्म हुआ। सुबह के वीलॉग में आपके सामने वो रखेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।